नमस्कार, 9 बजे की बड़ी कवरेज के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ मेरे सहयोगी सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं और आज हम चीन को बेनकाब करने वाले हैं। जी हां, 2 जाल 4 शिकार और ड्रैगन किस तरह से बेनकाब होगा, इस विशेष पेशकश में आप देख पाएंगे। चीन की चालबाजियों को उजागर करने वाले, कैसे पड़ोसी देशों पर ड्रैगन अपनी बुरी नजर डाल रहा है, लगातार डाल रहा है। उसके एक एक पैतरे का पर्दाफाश आज होने जा रहा है। कैसे वो दूसरे की जमीन पर अपनी बुरी नजर डालता है। ड्रैगन के जाल में अब जो पड़ोसी फंसा है वो है भूटान। जी हां, विवादित क्षेत्र में चीन गांव का निर्माण कर रहा है और आज इस पर बड़ा खुलासा होने वाला है। हमारी ये खास पेशकश जिसमें इसी खुलासे को देखते हुए बड़ी बातें आपके सामने और जिससे साफ हो जाएगा कि 2 जाल 4 शिकार और ड्रैगन बेनकाब। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दे क्या आ रही है, जहां खुलासे को देखते हुए सबसे पहली और एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने। भूटान सीमा पर चीन की साजिश को लेकर विवादित क्षेत्र में गांव का निर्माण कर रहा है चीन। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के नाम पर विस्तार कर रहा है चीन। चीन की साजिश की सैटेलाइट इमेजेस के जरिए जो बड़े खुलासे हुए हैं उसकी एक एक तस्वीर आपके सामने होगी। आपको बता दें, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां विवादित क्षेत्र में चीन कैसे गांव बसा रहा है उसकी 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आपको दोनों तस्वीरें बताते हैं कि पहले के हालात क्या थे कि कुछ लोगों ने ही ऑक्यूपाइड किया था, कुछ घरों की तरफ से ऑक्यूपाइड हुआ था, लेकिन अब देखिए भारी बसावट है। यहाँ आप देख रहे हैं मेरी तरफ बसावट कम है। अगर आप देखेंगे तो ये बस इसी हिस्से में ये लोग बसे हुए नजर आ रहे हैं और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत इसके नाम पर ये बस गए हैं लोग। लेकिन सुरभि, आपकी तरफ कई घर देखने को मिल रहे हैं। ये जो इमेजेस अब सामने आई हैं, ये जो थर्मल इमेजेस है, सैटेलाइट इमेजेस है, इसके जरिए ये खुलासा हो रहा है कि कुछ वक्त पहले जहां हालात ऐसे थे, ये पहले की तस्वीर है जहां पर ज्यादा इलाका नहीं बसा हुआ था, लेकिन अब इसी क्षेत्र में किस तरीके से विस्तारवाद की नीति पर काम कर रहा चीन अपना दबदबा बनाने के लिए ज्यादा घरों को बसा चुका है। जिस तरीके से यहां पर लगातार पिछले कई सालों में काम हो रहा है उसकी एक एक तस्वीर आपके सामने होगी और इसी पर हमारे सहयोगी के साथ भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इन तस्वीरों को जो अभी आपने इंफॉर्मेशन वॉल पर देखी हैं वही तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने होंगी। जहां तमालुम की ये पहली तस्वीर आप देखिएगा, ये वो तस्वीर है जिसमें सिर्फ इक्का दुक्का घर ही यहां पर नजर आ रहे हैं। वहीं एक और तस्वीर साथ में आपको दिखाऊंगी जिसमें आपको बसे हुआ इलाका नजर आएगा। तो ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें 5 अगस्त 2020 की तस्वीर, 2007 में बने सिर्फ यहां पर कुछ घर नजर आ रहे हैं। वहीं 7 दिसंबर 2023 की वो तस्वीर अब आपके सामने है जहां पर पूरा घना बसा इलाका नजर आ रहा है। यानी चीन तेजी से इन इलाकों में अपनी साजिश का न सिर्फ विस्तार कर रहा है बल्कि पड़ोसी मुल्क की क्षेत्रीय अखंडता को भी मनमाने ढंग से तार-तार कर रहा है। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, अब एक और ऐसे सबूत जिसके साथ हम ये कहेंगे कि कैसे विस्तारवाद की नीति के तहत अब भूटान का क्षेत्र भी उसके कब्जे में। हालांकि डिप्लोमैटिक तौर पर इनके कोई रिलेशंस नहीं है, लेकिन डायलॉग हमेशा विवादित क्षेत्रों को लेकर होता रहा है। बिल्कुल, देखिए ये हालत तो तब है जबकि डोकलाम के मामले में चीन की नापाक चाल को भारत ने नाकामयाब कर दिया था और उसके बाद भी लगातार उन इलाकों में जो चीन जिस तरीके से धीरे धीरे करके अपने गांव को बसा रहा है और चीन एक सुनियोजित साजिश के तहत सीमावर्ती इलाकों में और उन विवादित इलाकों में जहां जिस पर कि भूटान का दावा है, उन जगहों पर अपने गांव बसाकर अपने लोगों को लगातार इकट्ठा कर रहा है। हालांकि चीन की ये कोशिश भारत के साथ जो विवादित सीमा है वहां पर भी हो रही है और ये बेहद महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर भूटान के दौरे पर जाने वाले हैं। उसकी बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है। भारत के लिए बड़ा कंसर्न है ये चीज कि किस तरीके से चीन ने भूटान के साथ लगी सीमा पर धीरे धीरे अपनी विस्तारवादी नीति के साथ गांवों को बसाना शुरू कर दिया या गांव बसाए जा रहा है। अब इससे भूटान पर बड़ा दबाव है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि मालदीव की तरह से भूटान को भी अपने प्रभाव में लाने की जो चीन की मंशा है
उसको किस तरह से रोका जाए, लगातार इसकी कोशिश हो रही है। अब निश्चित तौर पर देखना होगा कि भारत और लेकिन भूटान बड़ी बात ये मनीष की भूटान पर भी दबाव है और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक 5 अगस्त 2020 की दिखा रहे हैं और 2023 की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर ये उजागर होता है कि बड़े स्तर पर ये बसना शुरू हो चुका है और जानबूझकर चीन ऐसा कर रहा है जो भूटान की सीमा से लगता है। एक और बड़ी खबर ये कि भूटान के पास चीन की एक और साजिश का सबूत भी मिल गया है। ग्यालफुग में भी तेजी से बसावट कर रहा है चीन। चीन ने ग्यालफुग में गांवों का निर्माण करना शुरू किया। अगस्त 2021 के मुकाबले दिसंबर 2023 में ज्यादा बसावट या जो ऑक्यूपाइड है ये इलाका वो होता हुआ दिख रहा है। ये सैटेलाइट इमेज से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है चीन की साजिश का, चीन की कॉन्स्पिरेसी का, कि धीरे धीरे इस कार्यक्रम के जरिए दुनिया के सामने तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, लेकिन उसकी आड़ में चीन लगातार इस एरिया में कब्जा कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है और ये सीमा भूटान से लगती है, जिसके साजिश के सबूत एक बार फिर से सामने आ चुके हैं। और चीनी मीडिया के मुताबिक ग्यालफुग के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर चीन की ये मनमानी कब तक चलेगी? कब तक वो अपने पड़ोसी देशों की जमीन को डकारता रहेगा? कब अपने विस्तारवादी रवैये को चीन बदलेगा? क्या चीन पर एक बड़ी कूटनीतिक स्ट्राइक की जरूरत नहीं है? क्या चीन पर दबाव डालने की जरूरत नहीं है? क्योंकि बार बार इस तरह से चीन की तरफ से ये एक्टिविटी या गतिविधि देखने को मिलती है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे। मनीष झा हमारे साथ लेकिन लगातार बने हुए हैं। मनीष, अगर ग्यालफुग की बात करें जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं और सैटेलाइट इमेज भी दो हमारे सामने हैं, जिसमें 9 नवंबर 2020 की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं और 21 दिसंबर 2023 की तस्वीर बता रहे हैं किस तरह 3 गांव बस गए हैं। अब आके चीन पर क्या एक्शन हो सकता है? क्या ये बताने की कोशिश होगी भूटान की तरफ से कि चीन इस तरह से कदम उठा रहा है? देखिए, चीन पर दबाव डालने की एकमात्र रणनीति ये हो सकती है कि डोकलाम विवाद की तरह एक बार फिर भारत खुलकर भूटान का साथ दे और इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी दबाव बनाए, क्योंकि बीते 2 साल में उसी इलाके में 200 से अधिक घर बसाए जा चुके हैं और वहां पर लोगों को बसाने की तैयारी चल रही है। तिब्बत के इलाके में चीन द्वारा ये प्रयोग किया गया था और चीन को लगता है कि ये काफी सफल प्रयोग है और इसीलिए उन तमाम विवादित इलाकों में, सीमावर्ती इलाकों में लोगों को बसाया जाता है। चीन अपने लोगों को ये कहता है कि अगर आप उन इलाकों में जाएंगे तो काफी सारी सुविधाएं आपको देंगे और सुविधाओं के नाम पर वहां बसाते हैं। बल्कि जानकारों का मानना यह है कि बसने वाले लोग में से बहुत सारे पीएलए के पूर्व सैनिक होते हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि एजेंडा यह है कि जहां पर आप सेना नहीं रख सकते वहां पर पूर्व सैनिकों को बसाकर रखते हैं और धीरे धीरे जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं। ये एक चीन की सोची समझी रणनीति होती है और इसको रोकने का एकमात्र, लेकिन सवाल यह है मनीष कि भूटान कुछ कर क्यों नहीं पा रहा? देखिए, भूटान क्या कर पाएगा? अगर आप देखा जाए तो भूटान को भी पता है कि उसकी एक लिमिटेशन है। हाँ। और भारत ने गारंटी दी है भूटान को कि भूटान भारत का एक संरक्षित राष्ट्र है। वैसी स्थिति में भारत के लिए भी एक जिम्मेदारी बनती है कि भूटान के उन इलाकों पर अगर चीन बुरी दृष्टि रखता है तो डोकलाम की तरह एक बार फिर भारत भूटान का साथ दे और भारत और भूटान मिलकर ही चीन को उसके इस चाल को कामयाब होने से रोक सकते हैं। तो क्या ऐसा नहीं है मनीष कि जिस तरह का रवैया ताइवान को लेकर रहा चीन का, अब इसी तरह का कुछ रवैया, इसी तरह की जो कूटनीतिक चाल है और ड्रैगन की वो सामने आ रही है? शुक्रिया मनीष आपका इस बारे में विस्तार से बात करने के लिए। एक और बड़ी खबर बता दें आपको, पाकिस्तान में सरकार पर सस्पेंस के बीच चीन का बड़ा बयान आया है। देखिए, चीन ने पाकिस्तान के राजनीतिक दलों को सलाह दी है। चीन ने पाकिस्तान के राजनीतिक दलों को सलाह दी है, साथ मिलकर सरकार बनाएं राजनीतिक दल। ये चीन की सलाह सामने आई है। सुचारू और स्थिर चुनाव के लिए बधाई, ये चीन की तरफ से कहा गया है। चीन जो लगातार फंडिंग के तौर पर सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, चीन अब राजनीतिक सलाह के तौर पर दखल भी दे रहा है पाकिस्तान में। हालांकि पाकिस्तान में सरकार के हालात अभी डावाडोल है, किसी एक बात पर सहमति नहीं बन पाई है, न सरकार पर सहमति बन पाई है, स्प्लिट मैंडेट आया है। लेकिन चीन की प्रतिक्रिया आ गई है। चीन ने बधाई तो दी है कि स्थिर चुनाव के लिए बधाई, लेकिन साथ में कहा है कि सभी सरकार साथ मिलकर बनाए राजनीतिक दल। तो एक बार फिर से आपको बता दें, पाकिस्तान में सरकार पर चीन का बड़ा बयान आया है और चीन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान में चुनावों को लेकर बधाई तो दी है, स्थिर चुनावों को लेकर, लेकिन कहा है कि सब साथ मिलकर राजनीतिक दल सरकार बनाएं।
तो चीन की तरफ से क्या कहा गया आपको बता दें, जहां पाकिस्तान में आम चुनाव स्थिर और सुचारू तरीके से हुए और चीन पाकिस्तानी लोगों की पसंद का पूरा सम्मान करता है। उम्मीद है संबंधित पार्टियां सामाजिक स्थिरता के लिए साथ आएंगी। अब समझिए पाकिस्तान चुनाव नतीजे क्या समीकरण दिखा रहे हैं, क्योंकि इमरान समर्थक पीएमएलएन और पीपीपी और एमक्यूएमपी जिनके पास कितनी सीटें आ रही हैं उसी के तहत समर्थन की बात कही जा रही है। निर्वाचित सीट 265 है, बहुमत 133 की जरूरत है और अभी पाकिस्तान में सरकार बनाने को लेकर जो स्थिति बनी हुई है उस आधार पर यह समझना जरूरी है कि आखिर अभी हो क्या रहा है, क्योंकि किसी भी दल को बहुमत नहीं है और पीएमएलएन और पीपीपी में बातचीत और पीएमएलएन और पीपीपी 129 सीट अगर बना लेते हैं जो कि बहुमत से 4 कम बताई जा रही है, ऐसे में भी पेच अभी भी फंसा हुआ है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और देश की खबरों में संदेशखाली का मुद्दा लगातार सुर्खियों में। संदेशखाली को लेकर टीएमसी और बीजेपी में संग्राम जारी है। आज पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी संदेशखाली के दौरे पर जा रहे हैं और टीएमसी ने, तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी संदेशखाली को लेकर सिर्फ राजनीति कर रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी संदेशखाली को लेकर ममता सरकार से आर पार के मूड में है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को संदेशखाली जाने के लिए उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट की शरण तक में जाना पड़ा। ममता सरकार धारा 144 का हवाला देकर बीजेपी नेताओं को संदेशखाली जाने से रोकती रही है। कोर्ट ने शुभेंदु को जाने की इजाजत देने के साथ कहा है कि दौरे में वो कोई भड़काऊ बयान नहीं दे सकते, इसके साथ किसी भी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। शुभेंदु ने कहा कि ममता बनर्जी चुनाव में गुंडों का इस्तेमाल करने के लिए शाहजहां जैसे लोगों को संरक्षण देती है। गुंडागर्दी करता है, वोट लूटता है, उसको संरक्षण देख के रखा है। उधर सुप्रीम कोर्ट से संदेशखाली मामले की राज्य से बाहर सुनवाई कराने की याचिका खारिज होने पर टीएमसी ने बीजेपी के इरादे पर सवाल उठाए हैं। प्रथम कथा, सुप्रीम कोर्ट खूब स्पष्टभावे बोलेছেন, सुप्रीम कोर्ट खूब स्पष्टभावे बोलेছেন যে মণিপুরের সঙ্গে সন্দেশখালীর কোনো তুলনাই চলে না। और संदेशखाली जाने से पहले शुभेंदु अधिकारी ने प्रशासन पर आरोप लगाए। बशीरहाट प्रशासन ने 11 बजे आने को कहा है। कोर्ट के आदेश को चुनौती देने की तैयारी। मेरा पास जो जानकारी है, पहले तो 2 एक सीनियर ऑफिसर ने मुझे सुबह फोन किया और बताया आप 11 बजे के बाद जाइए। उसका बाद में तो मेरा शेड्यूल तो मैं 9:30 PM के अंदर कोर्ट के आर्डर में देख लीजिए। मुझे रूट लाइन और जानकारी देना चाहिए था। मैं पहले 5 बजे दे दिया, उसका बाद रिवाइज 9 PM दे दिया। उसमें ये लोग ये जा सकता है, इसका भी स्कोप है। ये लोग 10 बजे के बाद फाइल करेगा, 11 बजे डिविजन बेंच में मेंशन करने वाला है। ये इसका प्लानिंग है। हमने लीव अलाउ करेगी कि करेगी नहीं करेगा तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस का बेंच है, उनका मामला है, लेकिन हम लोग निकलने वाला है। और पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार के आरोपों को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने सख्त रवैया भी दिखाया है। एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि वो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करेंगे। संदेशखाली को लेकर ममता सरकार के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। सोमवार को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने संदेशखाली का दौरा कर पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की। संदेशखाली से लौटने के बाद रेखा शर्मा ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस से मुलाकात कर वहां के हालात के बारे में बताया। रेखा शर्मा ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करेंगी। मैं जाकर होम मिनिस्ट्री में भी बात करूंगी और बात करूंगी राष्ट्रपति से भी, क्योंकि मुझको देना है एक कि राष्ट्रपति शासन होना चाहिए यहाँ पर, नहीं तो महिलाएं यहाँ असुरक्षित हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने आरोप लगाया कि वहाँ पुलिस प्रशासन पीड़ितों की कोई मदद नहीं कर रही है। हालात बहुत खराब हैं। अभी तक मुख्य आरोपी शाहजहां की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहाँ सिर्फ टीएमसी करो यही कहा जाता है और जो नहीं करता उसको इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। संदेशखाली में महिलाओं के साथ टीएमसी से जुड़े नेता शेख शाहजहां और उसके गुर्गों पर रेप और जमीन हथियाने का आरोप है। और एनआरसी को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वो बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देंगी। ममता ने आरोप लगाया आधार कार्ड के नाम पर लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को दावा किया कि लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एनआरसी लाने से पहले आधार कार्ड निष्क्रिय किए जा रहे हैं। आधार कार्ड নিয়ে যারা ঠেলে খেলা করছেন আর মানুষকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করছেন, এই মানুষই কিন্তু তাদের আধারে ফেলে দেবে। आधार कार्ड के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वो इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर पलटवार करते हुए कहा कि वो मतुआ समाज का वोट छीनने के लिए ऐसे बयान दे रही हैं। आधार कार्ड तो कैंसिलेशन ही नहीं हुआ, आधार अथॉरिटी ने बता दिया ये वोट के लिए कर रहा है। और खास करके हिंदू मतुआ समाज, बांग्लादेश से घर बार छोड़ के आए रिफ्यूजी हिंदू, इसको गुमराह करने का काम ममता बनर्जी कर रहा है। इसमें कोई फायदा ममता जी को नहीं मिलेगा। लोकसभा चुनाव से पहले आधार कार्ड को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच घमासान पड़ता दिख रहा है। और आंदोलन कर रहे किसानों ने एमएसपी पर केंद्र सरकार के दिए प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। किसानों ने यह भी साफ कर दिया है कि 21 फरवरी को वो तय वक्त योजना के मुताबिक दिल्ली कूच करेंगे। किसानों ने और क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पिछले 8 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने सरकार के साथ रविवार को हुए चौथे दौर की बातचीत में मिले प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार ने कमरे के भीतर बातचीत में 5 फसलों पर एमएसपी की गारंटी की बात कही थी, लेकिन बाहर आकर 4 फसल कहा। हालांकि किसानों ने कहा कि आगे भी बातचीत का दरवाजा खुला है। प्रस्ताव आया था, उनका प्रस्ताव ही ऐसा था, उसमें कुछ किसानों को लेने देने के लिए नजर नहीं आ रहा था। सरकार ने जो अंदर बात कही वो बाहर आकर कहने में बहुत जमीन आसमान का अंतर पड़ गया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल सरकार के मुताबिक अगर दालों पर एमएसपी देती है तो सरकारी खजाने पर 1.5 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा, लेकिन किसानों के मुताबिक एक्सपर्ट का कहना है कि सभी फसलों पर एमएसपी देने पर 1,75,000 करोड़ देना होगा। किसानों की मांग के समर्थन में आज हरियाणा के जिंद में खापों की महापंचायत होनी है। आज की महापंचायत में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। इधर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जमे किसानों ने कहा कि 21 फरवरी को शांति के साथ वो दिल्ली कूच करेंगे। और किसान नेता सरवन सिंह पढ़ेर ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में कहा कि सरकार बाहर से 1,75,000 करोड़ का पाम ऑयल मंगवाती है। इतना पैसा किसानों को अगर दे दें तो सारी समस्या का हल निकल जाए। केंद्र सरकार ने किसानों को जो प्रस्ताव दिया था वो उनको मंजूर नहीं है। क्यों नहीं है मंजूर, बताने के लिए सरवन सिंह पढ़ेर साहब हमारे साथ हैं। क्या खामी नजर आए आपको प्रस्ताव में? देखिए, उस प्रस्ताव में पहली तो खामी है, बोलते हैं कि जो धान और गेहूं से बाहर आएंगे उनके साथ कॉन्टैक्ट करेगा। जो ये 5 फसलें पहले बो रहे हैं तो अपने आप से बाहर हो जाएंगे। एक 5 साल की बात की जा रही है। हमने एमएसपी के ऊपर प्रोक्योरमेंट मांगी है कि सभी फसलों के ऊपर प्रोक्योरमेंट करें। देखिए, वो बोल रहे थे कि इसके ऊपर हमारा 1.5 लाख करोड़ खर्च आएगा, हम बड़ी राशि लगाएंगे आपके ऊपर। तो बहुत सी स्टडीज अब आ रही हैं, अगर लीगल गारंटी कानून बनाया जाए तो इस फसलों के ऊपर तो इतना ही पैसा लगेगा। आप पाइम ऑयल जो बाहर से मंगा रहे हैं ये 1,75,000 करोड़ रुपया लगता है, ये भी हमें दे दे तो हमारा चल सकता है। देखिए, मजबूरी होगी, हम कुछ भी, ना तो दिल्ली जाने का सवाल, ना बैरिकेड तोड़ने का। अगर सरकार ना तो जाने देती है ना हमारी मांग मरती तो हमारी मजबूरी होगी ना, हम आंदोलन तो चलाएंगे ना, तो हम आगे बढ़ेंगे पीसफुली ढंग से। 30 तारीख को आपने 11 बजे का समय दिया है, क्या आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज जम्मू का दौरा करने वाले हैं। जम्मू में प्रधानमंत्री 30,500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। मौलाना आजाद स्टेडियम में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मिशन 2024 के तहत प्रधानमंत्री मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम केंद्र शासित प्रदेश को हजारों करोड़ की सौगात देंगे। जम्मू को 30,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजना की सौगात देंगे। इनमें शिक्षा, रेलवे, पेट्रोलियम, विमानन और सड़क सहित कई विकास परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम आईआईटी जम्मू और आईआईएम जम्मू का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ की दी जानकारी के मुताबिक पीएम जम्मू कश्मीर के करीब 1500 नए भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे। विकसित भारत विकसित जम्मू कार्यक्रम के हिस्से के रूप में योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बात भी करेंगे। पीएम मौलाना आजाद स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। गारंटी की गाड़ी देश के कोने कोने में, गांव-गांव में घूमी है। जम्मू कश्मीर में तो बहुत ही अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहा। मेरे अपने चुनावी क्षेत्र में दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में इतना अधिक उसे रिस्पांस मिला है, अद्भुत। पीएम के दौरे को देखते हुए जम्मू को अवैध किले में तब्दील कर दिया गया है। रैली स्थल और उसके आसपास के इलाकों पर नजर रखी जा रही है।
और राहुल की यात्रा में शामिल नहीं होंगे अखिलेश यादव। बड़ी खबर बता दें, खड़गे ने एसपी से 3 और सीटें मांगी थी। अखिलेश ने 2 सीटें बढ़ाई, एक पर पेंच फंसा है। मुरादाबाद या बिजनौर सीट पर कांग्रेस अड़ी हुई है। अखिलेश ने प्रियंका के कहने पर 2 सीट छोड़ी है और एसपी ने अमरोहा और सहारनपुर सीट छोड़ी है। आखिरी बार अखिलेश और खड़गे की बात हुई है, पहले प्रियंका भी बातचीत में शामिल थी। गौरीगंज में, बाबूगंज में, अमेठी में, सब जगह मैंने सुना कि राहुल भैया को वापस आना है। वो राहुल जी और सीईसी और हमारे अध्यक्ष पर निर्भर है, पर माहौल जो है वापसी का है। तो लोग समझते हैं कि 2019 में उन्होंने गलती की और वो राहुल जी को वापस चाहते हैं। समझौता होता है अलग अलग दलों के बीच में, लेन देन का सवाल है। हर एक पार्टी को कुछ लेना पड़ता है, लेना चाहती है पर देना भी पड़ता है, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। पर मुझे पूरा विश्वास है अखिलेश जी का बयान जो कल था वो भी बड़ा सकारात्मक था कि हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन हो, सीट शेयरिंग फॉर्मूला जल्द से जल्द तय हो, और उस भावना को मैं पूरा समर्थन देता हूँ। हमारी पार्टी भी समर्थन देती है। कई दौर की चर्चा के बाद भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में खींचतान कम नहीं हो रही है। सोमवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि वो फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कांग्रेस से साफ शब्दों में कह दिया कि पहले सीट बंटवारा फाइनल होना चाहिए। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। अब तक समाजवादी पार्टी 27 कैंडिडेट के नाम फाइनल कर चुकी है। उधर कांग्रेस को लगता है कि समाजवादी पार्टी से बातचीत के बाद सब ठीक हो जाएगा। सर, अखिलेश जी जल्दी मान जाएंगे सर, सब कुछ ये सब कुछ ठीक होगा। सब उन्होंने मान लिए, हम भी लोग आने हैं, सब लोग ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने से मना किया, फिर बिना कांग्रेस से विचार विमर्श किए समाजवादी पार्टी की दूसरी लिस्ट ले आए। यानी अखिलेश यादव ने कांग्रेस को मैसेज दे दिया है कि अगर कांग्रेस सीट शेयरिंग में देर करेगी तो वो भी इंतजार करने के मूड में नहीं है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा अभी उत्तर प्रदेश में चल रही है। प्रियंका गांधी कब इस यात्रा में शामिल होंगी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रियंका अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी हैं। 24 फरवरी को वो मुरादाबाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। दरअसल बीमार होने के कारण प्रियंका गांधी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार रात उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। स्वस्थ होने के बाद अब वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ेंगी। 24 फरवरी को राहुल की न्याय यात्रा मुरादाबाद पहुंच रही है। आपको बता दें कि मुरादाबाद प्रियंका गांधी के ससुराल है। मुरादाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का केंद्र है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी 24 फरवरी को मुरादाबाद के जामा मस्जिद चौराहे से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बजाय यूपी में यात्रा का रूट बदलकर लखनऊ के बाद कानपुर, जालौन, झांसी के रास्ते मध्य प्रदेश में प्रवेश की तैयारी की थी। लेकिन अब राहुल गांधी की यात्रा का रूट एक बार फिर बदल दिया गया है। अब राहुल की यात्रा कानपुर में रुकेगी और 2 दिनों के ब्रेक के बाद फिर मुरादाबाद से शुरू होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मुरादाबाद पहुंचने पर कांग्रेस ने जोरदार तैयारी की है। तेजस्वी यादव आज से बिहार में जन विश्वास यात्रा पर निकल रहे हैं। पटना में तेजस्वी ने यात्रा शुरू करने से पहले मंदिर में पूजा अर्चना भी की। ज्योति समझते हैं जो मुख्यमंत्री है, तो जनता जो है इसका जवाब देने का काम करेगी। कहा कि 10% ही काम करने का मौका मिला आपको, 10% ही काम करने का मौका। नहीं, अपने क्षमता के मुताबिक हमने बस 10% ही काम किया है। ये कल बात भी हमने कही, क्योंकि आप जानते हैं कि उप मुख्यमंत्री रहते हुए कई काम जो ऐसे थे जिसको जो है रोकने का काम किया गया, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। और मुझे उम्मीद है कि जो काम जो स्वास्थ्य विभाग में रिक्तियां हैं, जिसको पब्लिक हेल्थ कैडर हम लोगों ने कई बार जो है कैबिनेट बढ़ाया, उसके साथ साथ अलग डिपार्टमेंट में जो है नौकरियों की जो बात की, वही लोग जो कहते थे असंभव है उनसे नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। तो ये सिलसिला जो है जारी रखें, लोगों को नौकरियां मिले, रोजगार मिले। ये क्योंकि मेरा मानना है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे आप बात करते हैं 17 महीने के काम की, नहीं, ये सब उनका काम है। हमने पहले क्या बोला, नीतीश जी के पास कोई विजन नहीं है, ना ही गठबंधन बनने का कोई रीजन है। तो इसके मुताबिक अपना रीजन बनाने में, ढूंढने में वो अपना काम करते थे।
और आपको बता देंगे यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए लखनऊ में आज एक बैठक होने जा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री सहित संगठन के सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बीजेपी लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के 370 सीटों के लक्ष्य को पूरा करने की तैयारियों में पूरी शिद्दत से जुटी है। इसी के तहत आज यूपी की राजधानी लखनऊ में एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें यूपी बीजेपी चुनाव प्रभारी अब तक की लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। जानकारी के मुताबिक लखनऊ में यूपी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज दोपहर करीब 3:30 बजे ये बैठक होगी। यूपी बीजेपी के लोकसभा चुनाव प्रभारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। इनके अलावा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ चुनावी और संगठनात्मक कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में अब तक की चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी और राष्ट्रीय अधिवेशन में हुए फैसलों को प्रदेश में लागू करने को लेकर भी बात होगी। बैठक में लिए गए फैसलों को लोकसभा चुनाव के दौरान अमल में लाया जाएगा। कमलनाथ के कांग्रेस में जाने की अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस से मिले संदेश के बाद कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ आज बेंगलुरु में अपने धर्मगुरु से करेंगे मुलाकात। बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ और उनके बेटे और छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने को लेकर अटकलों का दौर जारी रहा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी से कमलनाथ की बातचीत होने के बाद नाराजगी को दूर करने का दावा किया गया। प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह ने दावा किया है कि कमलनाथ 25 फरवरी को मध्य प्रदेश में राहुल की न्याय यात्रा में शामिल होने के साथ इसकी तैयारियों में भी जुटेंगे। क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश पहुंचेगी, कमलनाथ जी उस यात्रा में शामिल होंगे? 100% शामिल होंगे और शामिल के साथ साथ वो जो तैयारियां चल रही हैं उस यात्रा के लिए, उसके अंदर पूरा भाग ले रहे हैं। उनके बेटे भी रहेंगे यात्रा में? बिल्कुल रहेंगे, वो हमारे माननीय सांसद हैं, क्यों नहीं रहेंगे वो। कमलनाथ के करीबी सज्जन सिंह वर्मा ने भी कहा कि नकुलनाथ कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन नकुलनाथ रहेंगे, बीजेपी में जाएंगे? नहीं, कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। लेकिन नाराजगी। और महाराष्ट्र में आज विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। विशेष सत्र के दौरान मराठा आरक्षण को लेकर प्रस्ताव पेश किया जाएगा। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने 20 और 21 फरवरी को महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। सेशन के दौरान मराठा आरक्षण को लेकर प्रस्ताव पेश किया जाएगा। विशेष सत्र से पहले मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा कि जो फैसला लिया जाएगा उससे ओबीसी आरक्षण को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। जो मराठा आरक्षण का इश्यू है वो सेशन में डिस्कस करके डिसीजन लेंगे। सरकार पूरी तरह से तैयार है, किसी भी जुडिशियल मैटर में वो न फंसे, ऐसा करने का हमारा प्रयास चल रहा है। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के नेताओं बाला साहेब थोराट, नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान समेत विपक्ष के कई वरिष्ठ नेताओं ने बैठक की। सभी ने मराठा आरक्षण कानून बनाने का समर्थन किया। मिलना चाहिए, ये तो हमारा पहले से कि ओबीसी को कोई धक्का न लगा के मराठा आरक्षण मिलना चाहिए। जब जब कोई भी डिस्कशन होता है तभी हमने बताया, वो तो हमारा सबका डिसीजन है। उधर मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 19 फरवरी से आंदोलनकारी मनोज जारंगे पाटिल की भूख हड़ताल जारी है। और एनसीपी पर दावे को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति चरम पर है। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार और चुनाव आयोग से 2 हफ्ते में मांगा है जवाब। महाराष्ट्र में एनसीपी की लड़ाई को लेकर शरद पवार को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के अजीत पवार गुट को असली एनसीपी बताने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अजीत पवार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई अब 3 हफ्ते बाद होगी। शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि जिस तरह से संस्थापक सदस्य से पार्टी छीनी गई वो गलत है। आरोप नहीं लगाए थे, हमने सिर्फ कहा था हम पे अन्याय हो रहा है, क्योंकि ये पार्टी शुरू फाउंडर मेंबर से जिस तरह से छीनी गई है वो गलत है। मैं दिल से आभारी हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इतना बड़ा निर्णय लिया और पार्टी और सिंबल 8 दिन के अंदर पार्टी को देना चाहिए, ऐसी एक ऑर्डर निकाल दिया। देश में लोकतंत्र है, ये देश संविधान से चलता है, किसी की मर्जी से नहीं चलता। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आदेश के लिए आभारी हूँ कि चुनाव चिन्ह और पार्टी 8 दिनों के भीतर वापस कर देनी चाहिए।
और चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो खुद बैलेट पेपर की जांच करेगा। कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी पर मुकदमा चलाने का आदेश भी दिया है। चंडीगढ़ में चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से दायर की गई याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव अधिकारी ने माना है कि उन्होंने बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की थी, ऐसे में उनके खिलाफ केस चलना चाहिए। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट बैलेट पेपर की खुद जांच करेगा। बैलेट पेपर आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पर्याप्त सुरक्षा के साथ बैलेट पेपर लाने को कहा है। कोर्ट बैलेट पेपर और वीडियो देखने के बाद कोई आदेश देगा। सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना का पूरा वीडियो भी तलब किया है। दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मेयर के चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था और चुनाव अधिकारी का वायरल हुआ वीडियो सबूत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ चुनाव अधिकारी पर भड़क गए थे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि मेयर चुनाव में पार्षदों का दल बदल चिंता का विषय है। आपको बता दें कि रविवार को ही आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। तो पहाड़ों पर जारी बारिश और बर्फ किस तरीके से पहाड़ों पर पड़ रही है अब भारी। जम्मू कश्मीर समेत पूरे उत्तर भारत पर पश्चिमी हिमालय में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का असर दिखाई देने लगा है और इसी के चलते कई राज्यों में बारिश भी हो रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। अब आपके सामने जो तस्वीरें हैं उसके जरिए अंदाजा लगाइए कैसे घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई है। जी हाँ, लद्दाख, रामबन, गुलमर्ग हर जगह बर्फबारी ही बर्फबारी है। गुलमर्ग में सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे तो वहीं हिमाचल में भी बर्फबारी से पहाड़ सफेद हो चुके हैं। लेकिन लोगों के लिए मुसीबत भी एक बार फिर से बढ़ गई है और बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ सकती है। लद्दाख से भी ताज़ा बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको हम दिखा रहे हैं, एक छोटा बच्चा बर्फ हटाते हुए दिख रहा है। पहाड़ों में हर तरफ सिर्फ सफेदी ही सफेदी छाई हुई है। घरों में भी बर्फ जमी हुई है, गाड़ियों में भी बर्फ जम गई है। लोग, सैलानी, पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हैं बर्फबारी का आनंद लेने के लिए, लुत्फ उठाने के लिए और बच्चों को भी ये बर्फबारी लुभा रही है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में पूरा नज़ारा ऐसा लग रहा है सफेद चादर से ढक गया है। गुलमर्ग की 3 तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। गुलमर्ग में पर्यटकों का जमावड़ा है। बर्फबारी के बीच सैलानी स्कीइंग का लुत्फ उठाते भी नजर आ रहे हैं। NIA को दी गई है संदेशखाली केस की जांच। सोर्सेस के हवाले से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। आपको बता दें, संदेशखाली मामले की तफ्तीश को लेकर NIA ने शुरुआती जांच शुरू कर दी है और NIA को जांच की जिम्मेदारी, हालांकि अब जिस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी, शेख शाहजहां कहां है, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सोर्सेस बता रहे हैं कि NIA ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। हमारे सहयोगी जितेंद्र इस पर और जानकारी दे रहे हैं। बताएं जितेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए सोर्सेज के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें साफ है कि कहीं ना कहीं अब शेख शाहजहां की जो मुश्किलें वो बढ़ सकती है, क्योंकि NIA ने इस मामले की जो शुरुआती तफ्तीश है वो शुरू कर दी और साथ ही शेख शाहजहां की लोकेशन जो है उसको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। शेख शाहजहां के ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए, चाहे वो रेप के हो या जबरन कब्जे के हो, इन सब आरोपों को लेकर भी लगातार NIA अपनी एक पैरेलल तफ्तीश कर रही है और अगर उस बात के सबूत मिलते हैं तो जाहिर सी बात है शेख शाहजहां और उससे जुड़े जितने भी उसके करीबी हैं उनकी भी मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। साथ ही शेख शाहजहां की लोकेशन को लेकर साफ तौर पर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जल्द से जल्द उसकी लोकेशन को ट्रैक कर उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। जी जितेंद्र, ये बताइए शुरुआती जांच का हिस्सा क्या है? क्या आज टीम NIA की संदेशखाली भी जा सकती है? इस बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए लगातार NIA जो है इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। इसके अलावा जल्द जो हमारे सोर्सेज हमें खबर बता रहे हैं कि हो सकता है जल्द NIA इसमें फॉर्मली अपनी FIR दर्ज करे और उसके बाद जाहिर सी बात है इस मामले को लेकर सर्चेज भी किए जाएंगे। ठीक है, बड़ी जानकारी जितेंद्र दे रहे। शेख शाहजहां कहां है, जिस पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं, इसको लेकर अब बड़ी खबर ये कि NIA ने शुरुआती जांच शुरू कर दी है।